बच्चे तुम्हारी ये वाली क्लास 12 आवर पर वीक होगी, तो अब देख लो कौन सा वाला बैच है। ओके, तो जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉपिक जो हम चैप्टर तो तुम्हारा सोल्यूशन है, जो टॉपिक करने वाले हैं बच्चे हम वो करने वाले हैं। पहले एजियोट्रोप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आरंभ करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम कोलिगेटिव एजियोट्रोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आप एक काम करेंगे, जो जो मैं लिख रही हूँ, जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप सेम पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये बहाना नहीं होगा कि मैम आपने जल्दी जल्दी स्लाइड को मूव कर दिया, आगे कर दिया। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे। चलो हेडिंग डालो, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स फर्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट है कि भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप्स। जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वही एजियोट्रोप्स बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, पहले ही बता रही हूँ। अगर आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप बनाएंगे इट मींस वो आइडियल नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो कि यहाँ पे जो हम लेंगे वो बाइनरी मिक्सचर लेंगे। कौन सा मिक्सचर लेंगे? बाइनरी मिक्सचर, मतलब जिसमें एक ही सोल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। थर्ड पॉइंट लिखो, सेम कंपोजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं थर्ड लिख रही हूँ। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप नहीं बोल सकते कि आपका मिक्सचर एजियोट्रोप है। तो अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये आपका मान लो लिक्विड फेज है अंदर, और इसमें काई ए और काई बी दो टाइप के लिक्विड है, ठीक है। और उनका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो होगा वाई ए वाई बी, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था। वाई कब हम डिनोट करते हैं? जब हम वेपर फेज की बात कर रहे होते हैं, काई ए लिक्विड फेज में। तो बच्चे काई ए वाई ए इक्वल होना चाहिए और काई बी वाई बी इक्वल होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि आपका मिक्सचर एजियोट्रोप है, अदरवाइज नहीं बोलोगे। अगर आपने दोनों को अनइक्वल दिखा दिया भैया, तो वो फिर आपका एजियोट्रोप मिक्सचर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉयल करेगा। पॉइंट लिखो, फिर समरी बताऊंगी। फिर लिखो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काई ए बाय वाई ए, फिर 1 होना चाहिए बेटा। डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। लिख लिया? एक 6 पॉइंट लिखो यहाँ पे, बिहेव एज अ प्योर लिक्विड, बिहेव एज अ प्योर लिक्विड। ये 6 पॉइंट तुम्हें पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है, ये सारा का सारा एजियोट्रोप की डेफिनेशन है, जिसको मैंने तुम्हें पॉइंट्स में लिखवाया, क्योंकि जितनी तुम पॉइंट में चीजें लिखते हो वो ज्यादा अच्छे से तुम्हें याद रहता है माइंड में, बजाय कि एक पैराग्राफ में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, पहले तो ये ध्यान रखना कि भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही तुम्हारे एजियोट्रोप बनाएंगे। दूसरी बात है बाइनरी मिक्सचर होगा, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। दूसरा, थर्ड पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर लिक्विड फेज में है आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा वही वेपर फेज में होना चाहिए, अदरवाइज तुम नहीं बोलोगे एजियोट्रोप मिक्सचर है। और जो आप मिक्सचर ले रहे हो उसका वो बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड। अगर प्योर लिक्विड की तरह बिहेव किया, इट मींस क्या हुआ कि एक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो बॉयल करेगा। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आप इन कंपोनेंट्स को, जो आपने बाइनरी मिक्सचर लिया है विच इज योर एजियोट्रोप मिक्सचर, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम क्या करो, एक पानी और इथेनॉल का मिक्सचर ले लो, पानी का और इथेनॉल का मिक्सचर ले लो, तुम मुझे बोलोगे कि मैम इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 से कम, जबकि वाटर का होता है 100,
ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। इथेनॉल को अलग कर लोगे, वाटर को अलग कर लोगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब होती है, जब मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। लेकिन बच्चे एक एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना आपने इथेनॉल प्योर करना था वो कर लिया, ठीक है। एक एक टाइम तक ही उसकी एक टाइम तक ही वो प्योर होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इथेनॉल की जो परसेंटेज प्योरिटी है वो 95.6% है, सपोज 95% है, तो भैया जितना आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना था वो कर लिया और हमें इथेनॉल 95% ही मिला है। इसकी कंपोजिशन फिक्स है, 5% इसमें अभी भी पानी रहेगा, चाहे आप उसकी कितनी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा लो, वो इससे ज्यादा और प्योर नहीं होगा। इस पॉइंट पे बच्चे जो वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब वो जो मिक्सचर बन गया, अब वो बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड, जो कि बॉयल होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सारे पॉइंट लिख लिए, बताओ मुझे। यस मैम। पहले मेरी बात सुनो, एजियोट्रोप से क्वेश्चन क्या आते हैं, कम आते हैं, ठीक है, बहुत कम आते हैं, पिछले कुछ सालों में नहीं पूछे जाते। अगर पूछा जाता तो बहुत इजी पूछा जाता है। यहाँ हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हम थ्योरी देखेंगे, बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन है, जो हो जाएंगे 7:30 या 7:45 तक वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो रह जाएंगे उसका तुम स्क्रीनशॉट लोगे और घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। कितने टाइप के एजियोट्रोप्स होते हैं, लिखो। ओके, सुनीता भी है यहाँ पे, लिखो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैम हाँ, एजियोट्रोप होते क्या है ये बता दो ना पहले आप। मैम आपने इसकी प्रॉपर्टीज बता दी, बट ये होते क्या है ये बता दो। बच्चे एजियोट्रोप्स वही होते हैं, ये नाम दिया गया है, टर्म को नाम दिया गया है कि जो आपका मिक्सचर बनेगा ना उसको एजियोट्रोप बोलेंगे। एजियोट्रोप जैसे होता ना किसी पर्टिकुलर चीज की हम टर्म, उसको टर्म का नाम दे देते हैं, तो इसी को ही हम एजियोट्रोप बोलते हैं। जो मैंने ये सारी चीजें बोली है ना, जैसे नॉन आइडल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप, जो आपका मिक्सचर बना है इसका नाम है एजियोट्रोप बेटू, ठीक है। ओके ठीक है, जैसे हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर नाम दे देते, किसी एक टर्म का नाम दे देते कि भैया ये है, जैसे नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल की हम डेफिनेशन बोलते हैं कि उसको नॉन आइडियल नाम दिया गया है। तो ऐसे ही सेम ये है कि एजियोट्रोप्स होते क्या हैं, वो ये सारी चीजें होती हैं कि अगर ये वाली सारी चीजें अगर ये फॉलो करती हैं तो आप बोलोगे कि जो आपका मिक्सचर है उसको आप बोलोगे एजियोट्रोप, ठीक है बच्चे। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, एक तो होगा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिक्सचर ऑफ नॉन आइडल, हाँ वही मिक्सचर है आपका एजियोट्रोप, मिक्सचर है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे आपका क्या नाम है, शाक्या, जो आपका क्या नाम है बेटू, शायका। हाँ शायका, तो आपकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो ऐसी एजियोट्रोप की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बच्चे जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे वही शो करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे वो क्या शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तुम्हें पता है जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, बताओ उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं होता, पढ़ के आए हो ना बेटू। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, टोटल वेपर प्रेशर हमने देखा था ना राउल्ट लॉ में, सॉरी नॉन आइडल सॉल्यूशन में देखा था, वो तो राउल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं करते, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से कुछ ज्यादा आता है, ठीक है। यस मैम। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर प्लस इथेनॉल का एग्जांपल लूं बच्चे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन और इसका होता है 354.3। देखो एग्जैक्ट डाटा मतलब थोड़ा अगर गड़बड़ हो जाए तो मुझ पे गुस्सा मत होना, ठीक है।
ये होते हैं इनके प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब ये एक टाइम पे, मैंने कहा ना 95% इसकी परसेंटेज प्योरिटी होती है, उसमें 5% पानी रह जाता है, ठीक है। अब ये बिहेव करेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, इन दोनों से कम होता है कितना, 351.1 केल्विन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल है, कि जो इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे वो शो करेंगे, ठीक है। जो एजियोट्रोप मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके प्योर कंपोनेंट से बेटू क्या होगा, कम होगा। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। और एनसीईआरटी वाली चीज तो हम छोड़ ही नहीं सकते। एक है बच्चे HNO3 का प्लस वाटर, ठीक है। वाटर का होता है 373 केल्विन टेम्परेचर और HNO3 का होता है 188 केल्विन। अगर आप मुझसे पूछो परसेंटेज प्योरिटी तो HNO3 की होती है, क्योंकि मुझे भी याद है, मैं भी लिख के आई हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। और इसका होता है 32%, ठीक है। इतना ये मैक्सिमम प्योर हो सकता है। इसके बाद जो बिहेव करेगा ये एज अ बिहेव करेगा, इतनी अगर कंपोजिशन तक भैया प्योर हो गया ना, उसके बाद जो आपका वाटर और एसिड का मिक्सचर है वो कैसे बिहेव करेगा बताओ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 383 केल्विन, इस पे वो बॉइल करेगा। तो देख पा रहे हो क्या, प्योर कंपोनेंट से ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट। स्तुति भी आ गई क्या, ठीक है। यस मैम। हाँ, दिशांत कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, हाँ पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बताया था कि ए बी इंटरेक्शन वीक होती है ए और बी से, याद आ रहा है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या बोला था, ए बी इंटरेक्शन इज मोर स्ट्रोंगर देन ए एंड बी, राइट। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, यस मैम। ध्यान रखना। Yes, ध्यान रखना बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाले कौन से होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा प्योर कंपोनेंट से कम होगा जिन मिक्सचर का। और मैक्सिमम बॉइलिंग वाले कौन से होंगे, जिन एजियोट्रोप मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा उनके प्योर कंपोनेंट से, ठीक है बच्चे। अगर तुमने ये कर लिया ना तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन हम जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करा दूंगी तुम्हें रिलेटिव लॉवरिंग वाली, उसके बाद मैं ट्राई कराऊंगी। तो एक बार देख लो, जिसने नहीं किया है फटाफट से लिख लो इसको, और ये पॉइंट अपने माइंड में ध्यान रखना। चलूं आगे, मैम। ओके। पेन का कलर चेंज करना चाहिए मुझे। कोलिगेट बच्चे जो लेट आ रहे हैं ना प्लीज जल्दी आया करो। पहले तो मैं 6:35 तक वेट कर लेती थी, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी बच्चे वेट, क्योंकि आपको पता है। मैम जो आपने परसेंटेज बताई थी कंसंट्रेशन की, हाँ हाँ हाँ, इस कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा कि वो किसी भी कंडीशन में कर सकता है? हाँ इक्विलिब्रियम आएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। मतलब इसी कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, बाकी सब में नहीं आएगा ना? हाँ मतलब देखो बच्चे, जैसे आप मान लो चलो जैसे आप HNO3 और वाटर का ले रहे हो मिक्सचर, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों को ना अलग अलग करना चाहते हो, ठीक है। तो आप करना चाहते हो एसिड को अलग करना चाहते हो, पानी को अलग करना चाहते हो, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, हाँ मतलब कंडीशन क्या है इसके लिए ये ध्यान रखना, जब आपका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और आपका जो वेपर फेज में है वो सेम हो जाएगा ना, तब भैया वो और प्योर नहीं हो पाएगा। जब लिक्विड फेज और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि दोनों की कंपोजिशन सेम हो जाएगी, तब वो और ज्यादा प्योर नहीं हो सकता। जितना मैक्सिमम प्योर हो सकता है उतना होगा, उसके बाद वो बिहेव करेगा एज अ एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, अंकित भी मेरी बैच में था, राइट। यस मैम। चलो, उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पता होगी तुम्हें, लिखो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच, जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल। वेरी गुड, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ solute particles, which depend on number of solute particles, not on the nature, या बोल सकते हो identity of solute,
ठीक है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे जिनकी वैल्यू, जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ आपके सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ना कि इस पे कि आप सोल्यूट कौन सा ले लो। जैसे आपको एक चीज बताती हूँ, आई थिंक क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने पहले। आपको ये तो चीज पता है ना बच्चे, अगर आप सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है उसका? घट जाता है। हाँ, वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। वेरी गुड, डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है भैया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सारे सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब आप उसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स सोल्यूट डाल देते हो, नॉन वोलेटाइल का मतलब भैया जो वेपर नहीं बनाएगा, ठीक है, वो आप ऐड कर देते हो, तो उसकी वजह से होगा क्या, जो पहले सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब उस पे क्या आ जाएंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो अगर मैं मान लो एग्जांपल बोलूं कि भैया तुमने 1 मोल लिया है सुक्रोज का प्लस 1 मोल लिया है ग्लूकोज का, ठीक है, तो इन दोनों के केस में जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या मैम? मैंने ये बोला है बच्चे, अगर मैं 1 मोल ऑफ सुक्रोज ले लेती हूँ और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ इन दोनों के केस में वेपर प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा। लिखो, डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर विल सेम। क्यों सेम हुआ? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है भैया? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने सोल्यूट कौन सा लिया, दोनों में 1 मोल और 1 मोल ही लिया, तो भैया दोनों की केस में ही वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख लिया। कोई भी लिक्विड हो, क्या क्या क्या? फिर चाहे सुक्रोज या ग्लूकोज के अलावा कोई भी लिक्विड हो। बच्चे ये तो सोल्यूट है ना, ये बोल रहे हो क्या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, ऐसा पूछ रहे हो क्या? हाँ मैम। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप सपोज मैं पानी में की बात कर रही हूँ, सॉल्वेंट में इसमें पानी ले रही हूँ, ठीक है, आप ग्लूकोज का सोल्यूशन बना रहे हो और सुक्रोज का सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। अगर आपने सॉल्वेंट मान लो दोनों में अलग ले लिया, तो भैया दोनों सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा ना, तो थोड़ा सा फिर डिफरेंस आ जाएगा। अगर मान लो कि मैं दोनों को एक ही सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रही हूँ, लेकिन एक मोल सुक्रोज का ले रही हूँ और 1 मोल ग्लूकोज का ले रही हूँ, ठीक है, तो दोनों का वेपर प्रेशर जो भी उसमें डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में, वो सेम होगा, ठीक है बच्चे। ओके मैम। चलो आगे चलो। ओके, नेक्स्ट चलो बच्चे। तो आपको पता है आपकी 4 टाइप की हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी? एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और बताओ? एलिवेशन इन बॉइलिंग प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और मैम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखो तुमने बॉइलिंग बोला ना, मैं भी बॉइलिंग लिख रही हूँ। रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो हम सबसे पहले तो ये देखना है कि भैया ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, मतलब इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सोल्यूट ऑफ पार्टिकल पे। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, पहले बता रही हूँ मैं, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी। और आपको पता है अगर मैं आपको बोलूं पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगी कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, हर साल आता है। तो आपको इसके जितने मैक्सिमम, म्यूट कर लो बेटा, तो आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो वो करनी है, ठीक है। मैम एक बार प्रीवियस पेज दिखाना। ये लो बेटा, यस मैम हो गया। चलो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चे चेंज इन वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल होगा? P1 नोट माइनस P1। P1 नोट क्या है? लिखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
P1 क्या है? P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो P1 नोट में से जो आपका प्योर सोलवेंट था माइनस सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा, वही तो आएगा चेंज इन वेपर प्रेशर। बोलो हाँ या ना। और ये डेल्टा P1 क्या है? डेल्टा P1 क्या है? लिखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग P1 क्या था? P1 नॉट Chi1 था, हाँ या ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। P1 नॉट माइनस P1, Chi1 को मैं 1 माइनस Chi2 लिख सकती हूँ। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, या एक काम करो, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक काम करो बच्चे, इसको करो, P1 कॉमन ले लो, यहाँ से 1 माइनस Chi1 आ जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार बताओ, P1 नोट को अगर मैं नीचे ले लूं तो 1 माइनस Chi1 किसके इक्वल आ जाएगा? बताओ, Chi2 के इक्वल आ जाएगा। वैसे मैंने डेरिवेशन चलो करवा ही दी तुम्हें। तो आपका डेल्टा P1 बाय P1 नोट क्या आ जाएगा? Chi2 के इक्वल। Chi2 क्या है, कोई बताएगा क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूट बेटा, सोल्यूट। सॉल्यूट। यही तो है, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा बच्चे सोल्वेंट में भैया, उतना तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो डेल्टा P1 क्या था तुम्हारा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। जबकि P1 नोट क्या है तुम्हारा? सॉरी, डेल्टा P1 बाय P नोट क्या है? एक बार मैं अलग से दिखा देती हूँ इसको। डेल्टा P1 बाय P नोट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, किस रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखना, डेल्टा P1 इज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P1 बाय P नोट इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Chi2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यस मैम। लिख सकते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया, आगे चलूं? मैम चलो आगे क्या है? डेल्टा P1, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ उसको, N2 बाय N1 प्लस N2। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे आप, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, जो आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो एप्लीकेबल होंगी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब उसमें सोल्यूट की ज्यादा अमाउंट नहीं होगी। तो आप बोल सकते हो कि भैया इस हिसाब से तो N1 बहुत ज्यादा हुआ N2 से, क्योंकि N1 सॉल्वेंट का था। तो N2 बाय N1 लिख सकती हूँ मैं इसको, बताओ। यस मैम। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। उसके बाद इसको और कैसे लिख सकती हूँ मैं? मॉडिफाई करके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। इसको कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ। हाँ हाँ पंकज बेटू, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। तुम साथ साथ लिख तो रहे हो ना सारे, कहीं मैं ही मेहनत कर रही हूँ। यस चलो अब देखो, एक तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। लेकिन आप क्या करते हो? फॉर्मूला तो रट्टा मार लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो टर्म्स है वो क्या डिनोट कर रही है। तो डेल्टा P1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, P1 नोट भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। W2 क्या है? लिखो, मास ऑफ सोल्यूट। यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी तो क्वेश्चन तुम कर लोगे। मास ऑफ सोल्यूट। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और M1 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे? ठीक है, ग्राम में है, मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में होगा और जो गिवन मास होगा वो ग्राम में होगा। क्लियर है? पहले तो ये बताओ, कर लिया इतना? नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ? यस मैम। ठीक है। उसके बाद एक बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे देखो, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? अब आप ये तो समझ गए होगे ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज RLVP, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है?
क्योंकि वो डिपेंड कर रही है किस पे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि भैया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक चीज देखो बच्चे, जो आपकी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। देख पा रहे हो M2 के, हाँ या ना? तो यहाँ Yes. से भी बच्चे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर मास दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि भैया ऑर्डर लगा दो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। उसके बाद बच्चे एक बार ना, कई बार पूछ लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार आप लिख सकते हो कि जो आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, लिख सकते हो ओस्टवर्ल्ड, बस एक बार रिवाइज कर लेना, ओस्टवर्ल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड। बस ज्यादा नहीं इस पे प्रेशर डालने की जरूरत, बस ऐसे ही ध्यान रख लेना इसको। Ma'am, can you repeat the line? और बच्चे मैं ये पूछ रही हूँ कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कौन से एपरेटस से, मतलब हम निकालते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हमें लैब में वैल्यू वगैरह निकालनी है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एपरेटस होता है वो है, उस मेथड का नाम है बच्चे ओस्टवर्ल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड। पूरा ऐसे एपरेटस है, उसको बोल रखा है ओस्टवर्ल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड। तो एक बार ऐसे रिवाइज कर लेना, कुछ ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूछ ले तो क्या पता हो सकता है, अदरवाइज नहीं पूछते, तो फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ओस्टवर्ल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड लिख लिया? यस मैम। चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, पूछ लूं क्या सबसे? एक छोटी सी क्विज ले लूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हैंड रेस करना, हैंड रेस करना। ओके, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए ध्यान से सुनना, क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए क्या कंडीशन है जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है? कौन बताएगा? किसने किया? यस मैम। ओके, कौन बताएगा, कौन बताएगा? स्तुति बताओ। स्तुति बताओ बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए कौन सी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, जिसके बिना हो ही नहीं सकता, फिर हम उस मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलेंगे ही नहीं। मैम सेम कंपोजिशन। वेरी गुड। हाँ, इससे मेरे को एक चीज याद आई बेटा, एक आपका एजियोट्रोप होता है, एक जियोट्रोप भी होता है, एक होता है जियोट्रोप भी होता है। सुना है क्या कभी किसी ने नाम? मैम। देखो, ma'am. बस ऐसे याद रखो, ए मतलब क्या होना चाहिए, जब आगे ए लगा दोगे मतलब जो आपकी कंपोजिशन है वेपर फेज और लिक्विड फेज में वो सेम होनी चाहिए। जियोट्रोप में जो होती है कंपोजिशन वो सेम नहीं होती है, ठीक है, तो पता होना चाहिए जियोट्रोप और एजियोट्रोप। ठीक है, तो इसके ये मिक्सचर का नाम है भैया एजियोट्रोप बना लेगा। ठीक है, चलो उसके अलावा मुझे ये बताओ कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाले जो होते हैं मिक्सचर, वो कौन सी डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? Ma'am, positive. पॉजिटिव। ठीक है, चलो ऐसे ही बोल दो पॉजिटिव। और जो मैक्सिमम वाले हैं वो मैम नेगेटिव। Negative. ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स बनाते हैं? नॉन Ideal. ठीक है, अरे बड़े जवाब आ रहे हैं तुम्हारे तो। ठीक है, और क्या पूछूं तुमसे? अब एक काम करते, क्वेश्चन करें क्या स्टार्ट? मैम समझ नहीं आई। हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। एजियोट्रोप प्योर सब्सटेंस की तरह कैसे बिहेव करता है? एजियोट्रोप एक बार फिर रिपीट करो बेटा। एजियोट्रोप प्योर सब्सटेंस की तरह कैसे बिहेव करता है? देखो मैंने अभी बताया था, देखो बच्चे, सपोज ना तुम क्या कर रहे हो, जिसने भी मुझसे पूछा है, पंकज, राइट? मान लो पंकज तुम ना वाटर और इथेनॉल को सेपरेट आउट करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पूरा एपरेटस सेटअप करोगे, ठीक है, और आप कहोगे कि इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो पहले भैया इथेनॉल जो है फटाफट जो है वेपर बना लेगा। इस टाइम पे जो है दोनों की कंपोजिशन अलग होती है, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, ठीक है।
तो सपोज आपने इथेनॉल अलग मिल गया आपको और पानी अलग मिल गया, लेकिन भैया जो इथेनॉल मिला है ना आपको वो पूरा प्योर इथेनॉल नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो और इतनी मतलब उसको मैक्सिमम प्योर करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वो 95% तक ही प्योर होता है पंकज, उसमें फिर भी 5% पानी रहता है, ठीक है। अब चाहे आप उसको कितना प्योर कर लो भाई, मतलब कितना उसको सेपरेट आउट कर लो, इथेनॉल में से पानी निकलेगा ही नहीं। तो इस टाइम पे बच्चे जब कंपोजिशन उनकी फिक्स हो जाती है, तो इस टाइम पे जो इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है वो बिहेव करता है एज अ प्योर लिक्विड, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉइल करता है, ठीक है। हाँ बोलो। यस बट मैम प्योर का मतलब तो है कि कोई भी लिक्विड प्योर तो तब होगा जब उसके अंदर वही सेम पार्टिकल्स हो उसी नीचे के, लेकिन जब नहीं। इथेनॉल के अंदर वाटर है तो कुछ पार्टिकल वाटर के भी आ गए, तो फिर वो प्योर कैसे है? हाँ, क्योंकि बच्चे इन्होंने ये बोल रखा है कि भैया 95% तो प्योर हो चुका है इथेनॉल, लेकिन उसमें 5% वाटर है। तो क्योंकि जब उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा गया ना बच्चे, उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिला, इसलिए उसको बोल रहा कि भैया एक प्योर लिक्विड की तरह हम ये मान के चलते हैं कि हालांकि है तो इथेनॉल का ही 95%, लेकिन आप इसको और सेपरेट नहीं कर सकते। तो बच्चे जब आप इसको और सेपरेट नहीं कर पाते ना, कर सकते, तो आप इसको कंसिडर ही ऐसे करेंगे कि एक ही लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351.1 केल्विन है और इसी पे जाके ये बॉइल होगा। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, जब आप सेपरेट आउट करते तो हम यही बोलते हैं कि मैम इथेनॉल हमारा अलग आ गया, पानी अलग आ गया, तो हम बोलते हैं इथेनॉल भाई हमें मिल गया, लेकिन एक्चुअल में वो इथेनॉल में थोड़ा सा पानी भी होता है। तो इथेनॉल की परसेंटेज बहुत ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में, तभी हम बोल रहे हैं कि अब प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है बच्चे, वो ठीक है तुम्हारा कि उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटी ना हो, ये तुम सही बोल रहे हो, लेकिन बच्चे अगर हो, लेकिन उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो पूरा लिक्विड है वो एक अकेला प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.1 केल्विन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन करें मैम। हाँ हाँ मैम हाँ एक और डाउट है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम अभी आप भी समझा रहे थे, मैम आपने बोला ना कि जो वाटर है और जो इथेनॉल है इसको मैम हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, बट मैम जब ये एजिट्रोप फॉर्म कर रहा है और फिर मैम आपने ना इसमें 6 पॉइंट लिखा है कि सेपरेशन हम कर ही नहीं सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो फिर कैसे हो गया मतलब? हाँ हाँ वही तो बोल रही हूँ बेटा, जितना आपने सेपरेट करना था उसको कर चुके हो, समझ रहे हो शायका, जितना आपने करना था सेपरेट आउट कर चुके हो, लेकिन जो आपके पास मिला है आपको इथेनॉल भैया वो प्योर नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, सेपरेशन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप लगाते हो ना आप, 2 फ्लास्क लगाते हो, तो जो आपको अलग से वो मिलता है इथेनॉल मिलता है, वो इथेनॉल आपको तो लगता है वो इथेनॉल मिल गया, लेकिन एक्चुअल में वो प्योर इथेनॉल नहीं है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट पानी की तरह भी है। अगर आप उसको दोबारा फ्लास्क में डाल के दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे तो भैया वो और ज्यादा, अब क्या है, वो वेपर नहीं बना पाएगा, प्योर इथेनॉल आपको और नहीं मिल पाएगा, जितना मिलना था वो मिल गया। उसी मिक्सचर को बच्चे बोला है एजियोट्रोप मिक्सचर, ठीक है, समझो, ठीक है। ओके, तो क्या करना चाहिए हमें, ये है केमिस्ट्री का जादू। और तानिया बच्चे आप अभी आए थे क्या? चलो हम क्वेश्चन करते हैं, तानिया आपको क्लियर हो जाएगा सारा। करें क्वेश्चन स्टार्ट, बोलो। Yes, ma'am. ओके चलो तान्या, अब आई थिंक आपको आ जाएगा बेटा समझ में। चलो बच्चे एक चीज बोलूं, हर चीज के पीछे लगाने को हर चीज के पीछे क्यों आ जाता है, लेकिन हर क्यों का जवाब नहीं होता किसी के पास, ये हमेशा ध्यान रखना। हम चाहें तो हर चीज के पीछे लगा दे कि भैया क्यों, लेकिन अगर आज हर चीज का क्यों पता लगना लग जाता ना, साइंटिस्ट हर टाइम रिसर्च ना करने बैठे होते, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बेटू मेरी। जैसे अब एक बच्चे ने, शाइका ने पूछा था मैम इसका नाम एजियोट्रोप ही क्यों आया, तो बच्चे वो मिक्सचर जो बना उसका नाम ही एजियोट्रोप दिया गया, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने रिसर्च वगैरह की होगी उन्होंने देखा होगा कि भैया ये तो और सेपरेट नहीं हुआ होगा, तो दे दिया भाई इस टर्म को नाम एजियोट्रोप, है ना। चलो देखो बच्चे, ये देखो पहले ही शुरू हो गए, हैंड रेज करना है बेटा। 2 है मैम, बी और सी है। Which of the following binary mixture will have the Ma'am, same? second option. ठीक है भाई, सेकंड यानी कि बी और सी है।
क्योंकि ये बेंजीन और टोल्यूइन और एनहेक्सेन एंड हेप्टेन क्या है बेटू, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। मैंने कहा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बी होगा और क्या होगा आपका, सी होगा। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, हैंड रेस करना पहले बता दूं। If two liquid A and B form minimum boiling azeotrope at some specific composition, then बताओ क्या होगा। इसको वो कर लो मैम ये होगा। पंकज बेटू, मैंने कहा था कि ना वो करना है, हैंड रेस करना है। हाँ पीयूष बोलो। मैं बोलूँ? पीयूष तो बोल ही नहीं रहा। हाँ बोलो। मैम फोर्थ होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किसका है बताओ, जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएंगे। और नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन क्या होती है, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मिनिमम है ना, पॉजिटिव वाले दिखाएंगे, पॉजिटिव वाले दिखाएंगे। और पॉजिटिव में क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा का मतलब ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए और बी बी। तो ऑप्शन बच्चे रहेगा इसका ए, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इसका रहेगा। चलें आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अच्छा हैंड रेस कर लिए क्या सबने। अमन, हाँ अमन बताओ। मैम ए। ए, तो ए से कौन कौन एग्री, सारे एग्री कर रहे हो क्या ए वाले ऑप्शन से। यस मैम मैम। यस। देखो वही है सेम चीज जो मैंने बताई है कि एक लिक्विड मिक्सचर है जो कि बॉयल करेगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हो सकता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो और कम भी हो उसके प्योर कंपोनेंट से, लेकिन एक टाइम पे क्या होगी, उसकी कंपोजिशन सेम होगी वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। क्लियर है। तो आपका ए वाला ऑप्शन रहेगा बच्चे करेक्ट। जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं वही क्या है, डेफिनेशन ही थी एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, ये वाला देखो, which of the following is true regarding azeotropes। तनिष्क। मैम बी। बी, ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो बच्चे पहला तो बिल्कुल ही गलत है, कह रहे हैं कि भैया सेम कंसंट्रेशन नहीं एग्जिबिट करेंगे वेपर और फेज और लिक्विड फेज में, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बी वाला बिल्कुल ठीक है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं भैया जितनी आपने लगानी थी पहले कर ली फ्लेक्शन डिस्टिलेशन, अब तो भैया वो ऐसा मिक्सचर बन चुका है अड़ियल सा, उसको आप दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। क्लियर हो गया, आई थिंक सबको क्लियर हो रही होंगी चीजें। यस मैम। ओके नेक्स्ट, चलो फिर भी बता देना बच्चे अगर किसी को डाउट हो। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये तो बताओ सबने नोटबुक और पेन निकाल रखा है क्या। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करो ये वाला, यस मैम। क्वेश्चन करो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54। करो, कैसे करोगे और मुझे हैंड रेस करना। करो सोल्व। कर लो आराम से, दे रही हूँ टाइम, आराम से ले लो।
कर रहे हो क्या? यस मैम। चलो करो। यस मैम। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले तो जो गिवन है ना वो लिखो करो, जो गिवन है वो लिखा करो। प्योर वाटर का दे रखा है तुम्हें, यानी कि एक मान लो पी नोट दे रखा है तुम्हें, P1 नोट 17.54 mmHg, राइट। और क्या दे रखा है, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि W2 दे रखा है, उस भूलना मत उस फॉर्मूले को वरना गड़बड़ हो जाएगी। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि W1 दे रखा है बेटू 100 ग्राम, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बाय, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा कि क्या दे रखा है ये, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? मैम दोनों। डेल्टा पी दे रखा है। प्रेशर के अंदर जितना चेंज आया बस वही है वो। हाँ, चेंज डेल्टा पी, डेल्टा पी P1 नोट माइनस P1, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 3 mmHg। मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है सब्सटेंस का, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट M2, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट M2। अच्छा, M1 क्या होगा, सॉल्वेंट मैम का वाटर मॉलिक्यूलर का मास गिवन में बाय मॉलिक्यूलर वेट 18। 18 इसको सॉल्व करो, लगाओ फॉर्मूला। हाँ अंकित, हो गया क्या? मैम 10.4 कुछ आ रहा है। आंसर कह रहे हो क्या? यस मैम। तो बच्चे एक बार देखते हैं सॉल्व करके, ऐसा ही किया क्या, यही फॉर्मूला लगाया क्या तुमने? मैम यस। कितना, 0.3 डिवाइड बाय 17.54, W2 20 है, M2 कितना है निकालना है, M1 है 18, W1 है 20, निकालो भाई, सोल्व करो। तुम्हारा कितना है अंकित आंसर? मैम 10.4। 10.4 तो नहीं आएगा। चेक करता हूँ मैं फिर। हाँ चेक करो बेटा एक बार। मेरा आ रहा है 210.52 ग्राम पर मोल। कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया? नो मैम। ओके, हाँ वैसे यही आएगा आंसर, 210.48 ग्राम पर मोल में आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देख लो, सब कुछ दे रखा है तुम्हें, M2 निकालना था, W1 दे रखा है। एक सेकेंड, मैंने फॉर्मूला कुछ उल्टा लगा दिया क्या बेटा? मैम 100 की जगह 18 नहीं होना चाहिए। W2 बाय M2, W1 बाय M1। W2 कितना है 20 ग्राम, M2 कितना है निकालना है, W1 100 है और M1 क्या है 18 है। हाँ, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 210.48 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो फॉर्मूले को बच्चे ध्यान रखना है, जैसे मैंने गलती कर दी थी M1 बाय W1 ऊपर लिख के, तुम लोग नहीं करोगे। गिवन मास बाय मोलर मास, देखो ऐसे करना, W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, और हर किसी का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि यार W2 क्या है और M2 क्या है, ठीक है। देख लो एक बार, ऐसे करना था ये क्वेश्चन, हो जाएगा। हो गया यस मैम आ सब गया। हो गया। हो गया, वेरी गुड। इसका सोल्यूशन मत देखना मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया, सोल्यूशन मत देखना। देखो, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। तो आपको क्या दे रखा है बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, 2%, एक कोई बताएगा कि 2% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? मैम सॉल्यूट 2 ग्राम सॉल्यूट। मैम 2 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मुझे पता है बेटा, सोल्यूशन दिख रहा है तो तुम मत देखो, ठीक है। सोल्यूशन देख रहे हो क्या? 2 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो इसमें पानी कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा?
यानी कि W2 दे रखा है तुम्हें 2 ग्राम, 98 कितना होगा 100 माइनस 2 98 ग्राम। ठीक है, निकालना क्या है भैया, M2 निकालना है। ठीक है, ओके, M1 कितना है, पानी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ भैया पानी है, एक्वस है तो पानी है, पानी के लिए M1 कितना होगा 18 होगा। सारी वैल्यू है, पुट कर दो। और ये कितना दे रखा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट से प्रेशर, मतलब जब आपने सोल्यूट डाला तो प्रेशर कितना आया उसका 1.004 बार। ठीक है, यानी कि P1 नॉट, P1 कितना आ जाएगा 1.004 बार। और ध्यान रखना जो प्योर वाटर का प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, तो आपको 1.013 बार लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 बार लिख के सॉल्व कर लेना उसका। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.00 बार, यानी कि P ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है, सारी वैल्यू है। आई थिंक निकाल लोगे M2, निकाल पाओगे क्या? जब लोवरिंग, ध्यान से सुन लो, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, जब लोवरिंग दे रखी हो तो आप निकालोगे, मतलब आपको P1 नोट माइनस P1 की वैल्यू दे रखी है, अदरवाइज सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा होगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलो। ओके, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे ट्राई, इसका आंसर नहीं दिया मैंने, टेंशन ना लो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X दे रखा है 2 एटमोस्फेयर, इट इज लोवर्ड टू 1 atmosphere on the dissolving 1 gram of Y in 20 gram of liquid X, यानी कि भैया जो Y है वो तुम्हारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है, लोवर्ड टू 1 एटमोस्फेयर, लोवर्ड का मतलब समझ गए ना, P नोट ऑफ X माइनस P नोट ऑफ Y कितना दे रखा है 1 एटमोस्फेयर, और P नोट ऑफ X कितना दे रखा है 2 एटमोस्फेयर। ठीक है, मोलर मास ऑफ X क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है, तो M1 तुम्हें दे रखा है 200, M2 निकालना है, M2 निकालना है। और क्या दे रखा है, W1 भी तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 20 ग्राम लिक्विड। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ए आ रहा है शाइका का, ओके। सो सबने सोल्व कर लिया क्या, 1/2 W2 इज व्हाट 1 ग्राम, M2 तुम्हें निकालना है। ठीक है, W1 कितना है 20 ग्राम और M1 है 200, निकाल लोगे 20 आ जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट W2 गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलें। यस मैम। यस मैम। तुम्हारे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे बेटा? आइडिया कौन से ग्रुप में? मतलब जिस ग्रुप में तुम हो, अलग अलग ग्रुप के हो क्या सारे? यस मैम। यस मैम। तो ग्रुप 1 की हूँ। शायका क्या कह रही हो बेटा? मैं ग्रुप 1 की हूँ मैम। मैम मैं भी ग्रुप 1 की हूँ। अच्छा ठीक है शायका। बच्चे कोई ऐसा है स्टूडेंट, मतलब मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो अवंती की क्लासेस ही फर्स्ट टाइम ले रहा है? हैंड रेस करोगे क्या एक बार बेटा? कोई ऐसा है क्या 33 बच्चों में से? सब तो वही दिख रहे हैं। हाँ दिख तो सब वही रहे हैं, लेकिन एक बार मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। ओके ठीक है, हाँ कुछ तो मैं जान गई हूँ जो मेरे बैच के थे, एक्चुअली मुझे उनका आइडिया नहीं है ना, जो मतलब सर से पढ़ते थे, इसलिए हो। ठीक है बेटा, ठीक है।
हाँ वही मुझे पता था, जो रेगुलर हैं बच्चे वही आने वाले हैं क्लास में। टाइम हमेशा यही रहेगा। बेटा हाँ क्या हो गया, ये टाइम मैम सुटेबल ये नहीं टाइम होगा? तो नहीं था यस मैम मैम, हमारा ही मॉर्निंग टाइम नहीं शिफ्ट था। करवा दो। मैम 6:30 वाला नहीं था, 7 PM से था। यस तो मैम अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग शिफ्ट करवा दो प्लीज। फॉर्म में भी आया था कि टाइम अपनी शायका बेटू रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें एक्चुअल में क्या है ना, मैं तुम्हें फैक्ट बताती हूँ। मॉर्निंग में क्या है ना, हमने पहले मॉर्निंग का स्लॉट रखना था एक, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ ना, बच्चे बहुत ही कम थे, बहुत ही कम। तो इससे क्या होता, टीचर को थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से हमने क्या किया, सारे बच्चे इवनिंग में शिफ्ट कर दिए। इस वजह से तुम्हारी जो टाइमिंग है बच्चे वो इवनिंग में रखी गई है। देखो अगर तुम्हें ना कोई भी, देखो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो मैं बैठी हूँ, 7 to 8:30 थी। अच्छा देखो अगर यस तुम्हें मैम, हमने स्लॉट में यही भरा था। यस मैम। एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा। देखो अगर तुम्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है जो मैं करा रही हूँ, पहले तो मेरी बात सुनो। बहुत बच्चे क्या होते हैं मेरे से ना, इसमें से तो पूछेंगे नहीं, किसी और चीजों में से ही पूछेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हमें सिलेबस करवाना है, ठीक है। और हमारा मेन फोकस रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना, कि जहां से भैया एग्जाम में आता है वो टॉपिक किया, 25 आधा घंटा वो टॉपिक का कंसेप्ट समझा, उसके बाद आधा घंटा जितना भी टाइम है हमारे पास, 30 मिनट 40 मिनट देखो तुम 1.5 घंटा तो नहीं बैठ सकते, मुझे पता है नहीं बैठ सकते ना, सच्ची बताना। यस मैम बैठ यस जाएंगे। मैम। कुछ बच्चे बैठेंगे, मुझे पता है कुछ बैठेंगे, लेकिन अगर मान लो अभी 36 बच्चे हैं ना, तो मुझे वो 18 से 15 के बीच में मिलेंगे 1.5 घंटे बाद। मुझे पता है ये वाली चीज, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चे, वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, कि भैया आधा घंटा मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया और 30 से 35 मिनट हमने क्वेश्चन सोल्व कर। हमारा यही एजेंडा रहेगा। टॉपिक लिया, जैसे आज का टॉपिक क्या था, एजियोट्रोप था, किया क्वेश्चन किया, खत्म, साइड कर दिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाई, रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर किया, कंसेप्ट समझा, उसके न्यूमेरिकल किए, खत्म। लेकिन लेकिन अब आप कितना घर पे प्रैक्टिस करते हो, इट्स अप टू यू। मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है 1-1.25 घंटे में मैं उतना अपना दे रही हूँ, लेकिन आप कितना देते हो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर जो मैं करा रही हूँ क्लास में उससे रिलेटेड क्वेरी है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं बैठी हूँ आपके लिए। लेकिन अगर मान लो तुम्हें किसी ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आपके ग्रुप बने हैं, या टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है कि मैम मेरा ये बैच था, तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास फ्री कोचिंग वाली आईडी है, उस पर मेल कर दिया करो। क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट, मैं देख रही हूँ संडे को भी मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल आए हैं, तो कॉल मत करना कभी। आपको धीरे धीरे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, मुझे पता है, मैं ग्रुप में जैसे ऐड होंगी, तो कभी कॉल मत करना बच्चे, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। और अगर ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी वगैरह होगी आपकी, तो वो आप फ्री कोचिंग वाली पे करो, सब्जेक्ट के लिए मैं बैठ। इसके बाद बच्चे इलेक्ट्रो स्टार्ट करने के लिए सोचा है मैंने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका इस वीक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी 4 क्लासेस है ना, अब 1 हो गई है, 2 मैं अगली बार कराऊंगी, और एक फिर ऑस्मोटिक प्रेशर रह जाएगा बेटा, और रह जाएगा अब नॉर्मल मास रह जाएगा। तो हम उसके क्वेश्चन करके खत्म करेंगे, क्योंकि बेटा हमारा मेन एजेंडा यही होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करनी है। सारे सिलेबस को पूरा करने के पीछे भागोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, सब कुछ जो हाथ में है जितना भी है ना वो भी निकल जाएगा। तो आपको मेन फोकस सबसे पहले तो बच्चे 12th करनी है तुम्हें, सबसे पहले तो तुम्हें 12th करनी है। आपको अगर मैं बता दूं 12th में जेई मेन में मिल जाएगी, दिशांत बेटू मिल जाएगी बच्चे। देखो 12th, बट काफी बच्चे तो पास आउट भी हैं। कुछ बच्चे पास आउट हैं क्या? अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सारे 12th यस के मैम, हैं। मैं पास आउट हूँ। अच्छा बेटा, तो एक काम, चलो आप पास आउट हो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैम ऑल्सो। चलो ठीक है, जो भी है, पहले आप 12th करेंगे बच्चे। अगर मैं भी नीट का नहीं बोल रही हूँ, मैं जेई मेन का बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एनालाइज किया कि जेई मेन में ना बच्चे तुम्हारे 19 क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 से, और 11 से आते हैं 11 क्वेश्चन। इस 19 में से 12 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी। तो तुम देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो सीधा 48 नंबर यहाँ पे हो गए। आपको 11th में सिर्फ वही चैप्टर करना है जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। आपको वो करने हैं, वो भी तब जब आप पहले 12th कर लोगे। 12th के चैप्टर तो बच्चे, ये सबका हो गया ना क्वेश्चन? हाँ, ओहो शिट, एक सेकंड, मैंने तो सारा ही रेज कर दिया, 1 मिनट रुको।
और आपको सबसे पहले बच्चे जिसको मान लो 12th में ऑर्गेनिक नहीं किया किसी ने स्टार्ट, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आप बायोमोलिक्यूल ध्यान से सुन लो। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और एक है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये वैसे 11th का है। तो ये जो छोटे चैप्टर हैं बच्चे, इनको तो पहले कवर करो, बाद में करना आप ऑर्गेनिक के चैप्टर बाद में टच करना। इनको तो करके एनसीईआरटी से कर लो इनको, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, खत्म करो। और इसमें से बच्चे बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन, और हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। अब सपोज हर साल अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो 4 क्वेश्चन तो सीधा यहाँ से हो गए, तुम्हारे 16 नंबर तो यही हो गए इन छोटे चैप्टर को करके। पूरा सिलेबस नहीं होएगा, इतना तुम मैच्योर हो जो 12th में या 12th पास आउट हो गया भैया, 100% सिलेबस तो इम्पॉसिबल है। लोग 1.5 साल की कोचिंग लेते हैं भैया करने के लिए, 1.5-2 साल, पता है ये बात, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। टाइम बहुत कम है, तुम्हें पता है टाइम बहुत कम है, तो हमें उस पे फोकस करना है जो पेपर में आते हैं टॉपिक, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, हमें उसको उठाना है। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एबनॉर्मल मास है, भैया पता है हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना उसको किया जाए। तो यही होता है एक स्मार्ट वर्क, यही होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। 100% तो भैया टॉपर भी नहीं करके जाता, वो भी 70% सिलेबस करके जाता है बस। मैम एडवांस के लिए टॉपिक बता दीजिए, अभी मेरा एडवांस होने वाला है। जेई एडवांस की नहीं बच्चे, मैं अभी जेई मेंस की बात कर रही हूँ बेटा, ओनली जेई मेंस की। मेरा फोकस अभी फिलहाल जेई मेंस पे है, जेई एडवांस पे अभी नहीं है मेरा फोकस। पहले जेई मेंस के लिए, क्योंकि आपका जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो उसके लिए ठीक है। जेई एडवांस का सिलेबस डाउनलोड करो, ऑब्वियस सी बात है जेई मेंस से थोड़ा हार्ड रहता है। सीबीएसई, अच्छा मैम हम यहाँ पे पूरा सिलेबस करेंगे, हाँ नीट के लिए और जेई के लिए बच्चे। वो एक्चुअली मैं जेई का पैटर्न बता रही थी, तो तुम्हें ये लग रहा होगा नीट के लिए है या नहीं, नीट के लिए बच्चे ये जो मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो प्रीवियस ईयर में ही आया है। मैम हम यहाँ पे पूरा सिलेबस करेंगे केमिस्ट्री का सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। बच्चे पहली बात तो ये तुम्हारा फोटोन जो बैच है वो जेई के लिए है, ठीक है। बाकी तुम्हारा क्योंकि 12th का सिलेबस कर रहे हो, तो साथ साथ फिर अगर तुमने ये कर लिया तो फिर बोर्ड में तो करके ही आओगे। अच्छा झंडे गाड़ के तो आओगे बोर्ड में, क्या कहते हो बताओ? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे जल्दी बताओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? और एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन तभी अच्छी होगी जब वो अपनी तरफ से एफर्ट डालेगा। टीचर चाहे कितना एफर्ट कर ले, जब तक तुम अपने नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उनको बार बार रिवाइज नहीं करोगे, तो भैया नहीं होने वाला काम। फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। आपके पास नोट्स होने चाहिए। कब तक बुक के पन्ने पलटोगे भाई, कब तक पलटोगे? आसान है क्या इतनी मोटी मोटी बुक्स को बार बार पढ़ना? तो जो नोट्स बनाते हैं उसके बाद मान लो फिजिकल केमिस्ट्री का तुम्हारा कोई चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ कि भैया ये टॉपिक था, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ये हुआ है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के करो, ताकि जब पेपर के टाइम रिवीजन का टाइम आए तो आप पूरे 50-50 पन्नों के नोट्स ना पलटो। शॉर्ट नोट्स हैं, रिवाइज करो आगे बढ़ो, रिवाइज करो आगे बढ़ो, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व करो। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दे रखा है। कर लोगे क्या? पी नोट ऑफ बेंजीन दे रखा है बेटू 640 mmHg, ठीक है। सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, इसको सपोज P1 मान लेती हूँ मैं 600 mmHg। W2 कितना दे रखा है 2.175 ग्राम। W1 कितना है? हाँ जी मैम लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ गलती नहीं कर दी? क्या हुआ बेटा? मैम इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर मास जो है, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। क्योंकि अगर मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है। और ये बोल रहे हो क्या? मैम नो 1 ग्राम ऑफ वाई था ना जो,
हाँ हमने हाँ उसको नीचे हाँ, नेग्लेक्ट कर सोल्यूट देते को थे। आपने नेग्लेक्ट किया है ना, तो बच्चे 20 के कंपैरिजन में आप 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप कहीं भी देखोगे ना, आपको आप लगाओगे वो फॉर्मूला, मतलब अगर वो आप लगाओगे तो आ तो जाएगा आंसर, लेकिन वही है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आपको मेंशन पहले ही करके दिया है कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया 1 ग्राम बहुत कम है 20 ग्राम के कंपैरिजन में, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया नीचे से। और यही फाइनल जो है फॉर्मूला, आपको पेपर में भी यही ध्यान रखना है, ठीक है। मैम फिर हाँ एक डाउट, फिर जैसे मान लो 1 ग्राम आया, 20 हाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसका नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा पॉइंट कुछ 0.1/2 कुछ बनेगा, और मैम इसका अगर हम करेंगे तो 0.1, तो ये कुछ मोल्स क्लोज नहीं है एक दूसरे के। एक काम करो, बाकी सारे ये क्वेश्चन करो। मैं 1 मिनट, मैं समझ नहीं पा रही बेटा तुम क्या बोल रहे हो, 1 मिनट। मैम क्योंकि मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया था तो मेरा बी आ रहा है, 10 आ रहा है। नेग्लेक्ट तो बच्चे करना पड़ेगा तुमने। अच्छा, मतलब तुमने ये ले लिया क्या, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया क्या तुमने? हाँ, NB/NA+NB। ओके, तो बच्चे यहाँ पे नेग्लेक्ट तो तुम्हें करना ही। मैम एक सेकेंड मैम, इसमें जो कंपाउंड है वो तो दिया नहीं है, तो अंकित ने कैसे मोल्स निकाल लिए? मैम इसमें अरे कंपाउंड मैं तो तुम गिवन नहीं है। आंसर आया ना, तो लॉजिकली अगर हम देखें 1 ग्राम आया, मॉलिक्यूलर मास हमारा 20 आ रहा है, तो अगर हम 1/20 हाँ, करते हैं। ये गिवन मास है, ये हमने मास लिया, ये 20 ग्राम मॉलिक्यूलर थोड़ा है। हाँ, तो लॉजिकली बोल रहा हूँ ना, अगर हमारा 20 को मॉलिक्यूलर मास आ रहा है तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर 100 आ जाता तो नेग्लेक्ट कर सकते थे, क्योंकि मोल बहुत ज्यादा कम हो जाते दूसरे के मामले में। तुमने ये क्या किया है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि तुमने ये किया ना 1/m2, एम, यस ऐसा मैम। किया ना। और n1 क्या होगा, कितना हुआ, गिवन मैम मास कितना है 0.1, 20 बाय, यस मैम, बाय 200। और 1 बाय, मैम 200 है ना। ओके ओके, ऑलमोस्ट। सॉरी मैं वोटर कंसिडर कर रही थी, सॉरी। 20/200, और ये है 1/m2, मैम, ऐसा ही किया ना तुमने? यस मैम, मैंने 1/m2 को कॉमन ले लिया बाहर। ओके, तो तुम्हारा आ गया 1/10, यानी कि 0.1। यस मैम। तो 1/m2 प्लस 0.1, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे क्या आया, ये क्या था 1/2। ये मैम, इसको अगर मैं 1/m2 बाहर कॉमन लेता हूँ, मेरा बचेगा 1/1 प्लस 0.1m। 1 प्लस 0.1m, m आएगा मैम, 0.1m। ठीक है। ऊपर वो सब कट जाएगा मेरा। तो बच्चे आपको ये नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा भैया 1 के कंपैरिजन में। मैम बट तो एक्यूरेसी तो यही। बच्चे हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी एक्यूरेसी यही है, लेकिन आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगाओगे ही उस पे, उन्होंने पहले ही दे दिया, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल यू हैव टू कंसीडर द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है। तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको कंसीडर करके चलना है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अदरवाइज अगर आप लगाओगे तो फंस जाओगे, आंसर में कभी नहीं निकाल पाओगे, गलत ही करके आओगे। बहुत रेयर चांस होंगे, क्या पता अगर ज्यादा ऑप्शन में डिफरेंस है तो हो सकता है कि आप ठीक भी कराओ, लेकिन अगर जैसे 20 और 10 में इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, फिर वो आप गलत कराओगे जैसे अब करा। इसलिए पहले ही मैंने लिखवा दिया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल यू हैव टू कंसीडर। हाँ हाँ, वो तो आपको पता चल जाएगा दिशांत की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या न्यूमेरिकल है, तो वहां पे आपको यही कंसीडर करना है, नेग्लेक्ट करके ही चलना है सॉल्वेंट के मोल्स, ठीक है। ठीक है। तो मैंने कर लिया क्या, इसका क्या निकाला बच्चे आंसर? W2 कितना है, 2.175, M2 आपको निकालना है, W1 ये है, M1 कितना है 30, M1 कोई बताएगा क्या? बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चे, इसके आसपास आएगा आंसर। आया है क्या किसी का? बताओ, किसी ने नहीं किया ये क्वेश्चन? अंकित, करण,
क्वेश्चन ज्यादा देर तक दिखाई मैम नहीं ज्यादा देर तक दिखाई नहीं अच्छा सॉरी 6.99 नहीं आएगा बच्चे, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 70 के आसपास आंसर आएगा। सॉरी मेरी गलती थी, मैंने वो आगे कर दिया था ना उसको समझाने के लिए। तो बच्चे आपको सारी वैल्यू दे रखी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है अपना वही वाला, P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट W2 बाय M2 W1 बाय M1, सारी वैल्यू है निकाल ले। ठीक है, हाँ हो जाएगा। यस मैम। हाँ हो सकता है 65 के भी आसपास आ रहा हो सकता है। इसका आंसर ए रहेगा बच्चे। मैम 69.6 आ रहा है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, ए ही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने भी इसको सॉल्व करके नहीं देखा, बस ये मुझे पता है कि इसका आंसर ए के आसपास ही आएगा, 69 पॉइंट समथिंग। कर लोगे बच्चे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके कोई बात नहीं सार्थक, कोई बात नहीं। ओके हो, चीजें हुई, समझ में आई बच्चे? बताओ मुझे। यस मैम समझ आ गई। यस मैम। यस मैम। चलो